गुड इवनिंग स्टूडेंट्स, गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। कल आपको लेक्चर नहीं मिल पाए थे, कोई नहीं, वी विल कंटिन्यू फ्रॉम टुडे। आज से हम कंटिन्यू करते हैं। हम लोग क्या पढ़ रहे थे? वी आर स्टडिंग द चैप्टर फर्स्ट ऑफ जियोग्राफी, रिसोर्स एंड डेवलपमेंट। आई थिंक अप्रॉक्सीमेटली 20% पार्ट को वी हैव ऑलरेडी कवर्ड, हमने पहले ही कवर कर लिया था और आई होप सारे स्टूडेंट्स को कंसेप्ट काफ़ी क्लियरली समझ में आया होगा और उसी सिलेबस को और उसी चैप्टर को आगे ले चलते हैं। कोई भी डाउट्स हैं आप कमेंट सेक्शन में आप कमेंट कर सकते हैं, अपने डाउट्स को क्लियर कर सकते हैं, ठीक है। उससे पहले आप अगर चैनल को नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें और आप प्ले स्टोर पे जाएं, हमारा TSBC करके ऐप है, उसको आप डाउनलोड करो। TSBC करके जैसे आप प्ले स्टोर पर आप टाइप करेंगे तो हमारा ऐप मिलेगा, लोगो मिलेगा, जो यूट्यूब चैनल पे लोगो आप देख पा रहे होंगे वहीं पे लोगो मिलेगा। आप उसे डाउनलोड करें और एज ए स्टूडेंट आप लॉगिन करें। सारे के सारे हमारे कोर्स उसी में आपको कंप्लीट लेक्चर आपको मिल जाएंगे, ठीक है। तो उम्मीद करते हैं आप सब्सक्राइब ऑलरेडी कर चुके होंगे और उसके साथ साथ आप हमारे ऐप को भी डाउनलोड कर चुके होंगे, ठीक है। आते हैं अपने टॉपिक को आगे बढ़ाते हैं। टॉपिक स्टार्ट करने से पहले हम अगेन हर चीज़ रिवाइज कर देना चाहते हैं। रिसोर्स क्या होते हैं? वी हैव ऑलरेडी डिस्कस व्हाट इज़ रिसोर्स, डेफिनेशन हमने देख चुका था। उसके साथ साथ हमने उसका जो कैसे इंटरडिपेंडेंसी है, रिलेशनशिप है, किसके साथ साथ, नेचर के साथ, हमारे टेक्नोलॉजी के साथ, इंस्टीट्यूशंस के साथ हमने पहले डिस्कस कर चुके हैं। हम लोग रिसोर्स कितने क्लासिफिकेशन रिसोर्स को कैसे हुआ है, नेचुरल, ह्यूमन, रिन्यूएबल, नॉन रिन्यूएबल, कंटिन्यूअस, बायोलॉजिकल, नेचुरल, वाइल्ड लाइफ एटसेट्रा एटसेट्रा वी हैव ऑलरेडी डिस्कस। जिसको नहीं समझ में आएगा अगेन वो कमेंट बॉक्स में कमेंट अपने क्वेश्चंस को, अपने क्वेरीज को क्लियर करेगा तो ऑफकोर्स हम लोग उसका डाउट क्लियर कर दिया जाएगा। आई होप लेक्चर समझ में आ रहे होंगे। यहाँ पे हम पढ़े थे ऑन द बेसिस ऑफ ओरिजिन, जो क्लासिफिकेशन था उस क्लासिफिकेशन में सब देखना था, उसी में था ऑन द बेसिस ऑफ ओरिजिन। उत्पत्ति के आधार पे दो टाइप के रिसोर्स होते हैं, बायोटिक रिसोर्सेज और बायोटिक रिसोर्सेज। बायोटिक रिसोर्सेज जानते हैं जिसमें लाइफ होता है, जिसमें लाइफ नहीं होता है। ये कौन कौन होते हैं ऑलरेडी हम देख चुके हैं। यदि आप नहीं देखे हैं तो आप वीडियो वाले पे क्लिक करेंगे तो हमारे वीडियो सीरीज से अपलोडेड हैं, आप उसे पार्ट 1 पार्ट 2 करके मैं ऑलरेडी अपलोड कर दिया हूं। वहां पे आप जाके आप देख सकते होंगे, वीडियो काफ़ी आसानी से देख सकते हैं। उसके बाद यहां पे आएंगे। अगर इसके पहले वाला पार्ट आप नहीं देखे हैं तो प्लीज़ आप जाएं, पार्ट 1 पार्ट 2 दोनों देखें, उसके साथ तब जाके आपको ये वीडियो समझ में आएगा। तो हम ऑन द बेसिस ऑफ एग्जॉस्टिबिलिटी, यानी कोई भी चीज़ है हमारे एनवायरनमेंट में खत्म हो जाएगी, उसके अकॉर्डिंग हमारे अर्थ पे, हमारे प्लेनेट पे कितने टाइप के रिसोर्सेज होते हैं हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके थे पार्ट 1 पार्ट 2 में, बोथ द पार्ट्स में। रिन्यूएबल एनर्जी, नॉन रिन्यूएबल एनर्जी, दोनों को हमने डिस्कस किया था आगे। ऐसे रिसोर्स, एनर्जी में बोल दिया, चलिए रिसोर्स सेम है। ऐसे रिसोर्स जो कभी खत्म ही नहीं होते, कंटिन्यूस फ्लो में चलते रहते हैं, जिससे एनवायरमेंटल डिग्रेडेशन या इन्वायरमेंट पे कोई बैड इम्पैक्ट, कोई फर्क नहीं पड़ता है, कोई उनको नुकसान नहीं होता है, उन्हें बोलते हैं रिन्यूएबल। नॉन रिन्यूएबल ऐसे रिसोर्सेज जो एक बार यूटिलाइज हो जाएंगे, एक बार उनका यूटिलाइजेशन हो जाएगा तो खत्म हो जाएंगे, उसे हम दोबारा नहीं प्राप्त कर सकते। हाँ, कुछ नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज ऐसे होते हैं जिन्हें रिसाइकिल कर सकते हैं, जैसे कुछ मेटलिक और नॉन मेटलिक मेटल्स होते हैं जिनको हम क्या करते हैं, रिसाइकल करके अगेन हम दूसरे शेप में उसे ला सकते हैं। यहाँ पे कुछ मैं पिक्स और कुछ इमेज आपको दिखाया था, यहाँ पे आप देख सकते होंगे, ठीक है। अब आते हैं ऑन द बेसिस ऑफ ओनरशिप, स्वामित्व के आधार पे और अपनापन के आधार पे रिसोर्स को कैसे बांटा गया है। हम इस प्रीवियस वाले लेक्चर में हमने देखा था इंडिविजुअल रिसोर्सेज, ऐसे रिसोर्स जिसपे किसी एक पर्टिकुलर एक इंडिविजुअल इंसान का, किसी व्यक्ति का, पर्सनैलिटी का उस पर जब राइट होता है तो उसको बोलते हैं इंडिविजुअल रिसोर्सेज, डिस्कस कर चुके हैं। कम्युनिटी ओन्ड रिसोर्सेज, यानी ऐसा रिसोर्स जिसपे किसी रीजन में रहने वाले कम्युनिटी के सारे लोगों का, कम्युनिटी में जितने मेंबर हैं सारे मेंबर्स का इक्वल रूप से उस पर राइट होता है, इक्वली राइट होता है, उसको बोलते हैं कम्युनिटी ओन्ड रिसोर्सेज। नेक्स्ट था नेशनल रिसोर्सेज, ऐसे रिसोर्सेज जो पूरे देश का रिसोर्स होता है, उस पर गवर्नमेंट का कंट्रोल होता है, कंप्लीटली कंट्रोल होता है, उसे बोलते हैं नेशनल रिसोर्सेज। एग्जांपल भी समझाए थे, कैसे हमारे साउथ इंडिया के मैप में मैं आपको समझाया था कैसे कोस्टल लाइन से 12 नॉटिकल माइल की दूरी पे हमारा जो है रीजन होता है, खुद जैसे लैंड पे जितना गवर्नमेंट की अधिक अथॉरिटी होता है उतना उस पर होता है। फिर हम कंटेजियस जोन देखे थे 24 नॉटिकल माइल तक, उसके बाद 200 नॉटिकल माइल तक हम एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन देखे थे। उसके बाद का जो पार्ट था हाई सी वाला पार्ट था, ओपन सी वाला पार्ट था, जिसपे इंटरनेशनली सारे कंट्री वालों का उस पर राइट होता है। बट अगर कोई रिसोर्स का वहाँ पे एक्सप्लॉयटेशन करना चाहता है तो वहाँ पे इंटरनेशनल इंस्टीट्यूशन से जाके परमिशन लेके उसका दोहन कर सकता है। एग्जाम्पल के तौर पे हम बताए थे, इंडियन गवर्नमेंट जब इंडियन ओशियन में मैग्नीज का जब माइनिंग करना चाहती थी तो
इंटरनेशनल इंस्टीट्यूशन से परमिशन लेके उसको उसका एक्सप्लॉयटेशन किया गया। तो नेक्स्ट आते हैं इंटरनेशनल रिसोर्सेज। वही इंटरनेशनल रिसोर्सेज जिस पे एक किसी भी कंट्री का राइट नहीं होता है, ओवरऑल सारे कंट्री को उस पर राइट होता है, और जो भी उस पर्टिकुलर रिसोर्स को कोई एक्सप्लॉयटेशन करना चाहता है, यूटिलाइज करना चाहता है, तो इंटरनेशनल इंस्टीट्यूशन से जाके उसके बारे में परमिशन लेना पड़ता है। उम्मीद करते हैं यहाँ तक सबको समझ में आया होगा। ये सब ऑलरेडी हमने डिस्कस कर चुका है, कैसे ये इंडिविजुअल रिसोर्स होते हैं, कैसे कम्युनिटीज़ के एग्जांपल हम ऑलरेडी देख चुके हैं। आप लेक्चर नहीं देखे हैं, प्लीज़ पार्ट 1 पार्ट 2 देखें, उसके बाद पार्ट 3 पे आप आएँ, ठीक है। नेशनल रिसोर्सेज वी हैव ऑलरेडी डिस्कस्ड। इंटरनेशनल रिसोर्सेज हमने इससे पहले डिस्कस कर लिया था, आप नहीं देखे तो जाएं। मैं यहाँ पे कुछ पिक था, इमेज के माध्यम से मैं आपको समझाने की कोशिश किया था। इंडिविजुअल रिसोर्सेज कौन होते हैं, कम्युनिटी ओन्ड रिसोर्सेज कौन होते हैं, नेशनल रिसोर्सेज क्या होते हैं, और इंटरनेशनल रिसोर्सेज, ताकि पिक के माध्यम से आप पढ़ेंगे तो यू कैन रिमेंबर, यू कैन रिकॉल इट वेरी इजिली इन द एग्जामिनेशन हॉल। अब आते हैं ऑन द बेसिस ऑफ डेवलपमेंट, विकास के आधार पर, ऑन द बेसिस ऑफ डेवलपमेंट हाउ मेनी kinds of the resources, या how we classified the resources on the basis of development। विकास के आधार पे स्टूडेंट्स, पीछे बैकग्राउंड में आपको काफ़ी आवाज़, काफ़ी शोर सुनाई दे रहा होगा। हम लोग का जो संस्था है काफ़ी रोड के पास ही है, दैट्स वाई जो व्हीकल्स जाते हैं तो उसका साउंड आता है, प्लीज़ इग्नोर करें आप उन्हें। ऑन द बेसिस ऑफ डेवलपमेंट मतलब विकास के आधार पर जो हमारे रिसोर्स हैं उनको कैसे डिवाइड किया गया है, कैसे क्लासिफाइड किया गया है, आइए देखते हैं। काफ़ी इजी करके हम देखते हैं, एक एक चीज़ देखेंगे। देखते हैं पोटेंशियल रिसोर्सेज, ध्यान से देखिएगा, पोटेंशियल रिसोर्सेज। पोटेंशियल रिसोर्सेज, पोटेंशियल रिसोर्सेज। देखिए, आप आए दिन जब आप कहीं पे जाते होंगे, अगर किसी चीज़ को अगर धक्का देने की बात आती होंगी, या कोई चीज़ उठाने की अगर बात, पुल या पुश करने की बात आती होंगी, तो बहुत लोग अगर दुबले पतले लोग होते हैं तो उनको मजाक उड़ा देते हैं, कहते हैं भाई तुम्हारे पास उतनी औकात नहीं, तुम्हारे पास उतना ताकत नहीं, स्टेमिना नहीं है कि तुम इस चीज़ को उठा सकते हो। यानी वो उसे डायरेक्ट कहते तुम्हारे पास उतनी पोटेंशियल नहीं है, तुम्हारे पास उतना क्षमता नहीं है, उतना एनर्जी नहीं है कि तुम किसी चीज़ को उठा सको या कोई काम कर सको। पोटेंशियल उसी को बोलते हैं। ऐसा रिसोर्स मतलब जो ऑलरेडी आर रिसोर्सेज फाउंड इन अ रीजन विच हैव नॉट बीन यूटिलाइज। एग्जाम्पल्स, ऐसे रिसोर्सेज जो तो ऑलरेडी हमारे, जिसे नहीं बोलते हैं, मैं कई बार बच्चों को समझाता हूँ, ह्यूमन बींग्स के अंदर इतना पोटेंशियल है, पूरे यूनिवर्स में जो चाहे कर सकता है। ह्यूमन बींग्स वन ऑफ द मोस्ट इंटेलिजेंट एंड टैलेंटेड पर्सनैलिटी और स्पेसीज आई थिंक इन यूनिवर्स। पूरे ब्रह्मांड में इंसान से इंटेलिजेंट और टैलेंटेड और एक्सीलेंट कोई नहीं है। तो कई बार नहीं बोलते हैं, मैं ही आपको बोल देता हूँ, आपके अंदर जो पोटेंशियल छुपा है उस पोटेंशियल को आप बाहर निकालें। जब आप उस पोटेंशियल को बाहर निकालेंगे, आप अपनी असली जो आपका जो ओरिजिनल जो पावर है, जब उसे बाहर निकालेंगे तो आप खुद दंग रह जाएंगे कि आप क्या क्या कर सकते हैं। तो वैसे रिसोर्सेज जो तो ऑलरेडी हैं लेकिन मालूम नहीं चलता वो हमारे पास रिसोर्सेज है, उसको बोलते हैं पोटेंशियल रिसोर्सेज। अभी उसका इस्तेमाल हम नहीं कर रहे हैं, ठीक है। जैसे आप कई बार किसी इंटरव्यूअर का वीडियो देख लेते हैं, कोई मोटिवेशनल वीडियो देख लेते हैं, तो आपको इतना एनर्जी मिलता होगा, जैसे लगता होगा सब कुछ पॉसिबल है, सब कुछ मैं कर सकता हूँ। आपके पास सच में पोटेंशियल, आप सब कुछ कर सकते हैं, बट इसके पहले आपको कोई बताया नहीं था। आपकी जो पोटेंशियल उसको मतलब कोई नहीं होता है गांव में टोकना, बताया नहीं था भाई तुम्हारे अंदर है, तुम कर सकते हो, तो वैसे बोलते हैं पोटेंशियल एनर्जी। समझाने के बेसिस में समझाऊँ आपको। तो ऐसे रिसोर्स जो तो है बट अभी उनका यूटिलाइजेशन नहीं हो पा रहा है, उनके अंदर इतने पोटेंशियल है वो चाहे कुछ भी कर सकते हैं, उसको बोलते हैं पोटेंशियल रिसोर्सेज। एग्जांपल के तौर पे वाइंड, सोलर एनर्जी, डेवलपमेंट पोटेंशियल इन द स्टेट्स ऑफ गुजरात एंड राजस्थान। देखिए, राजस्थान हमारे भारत देश का एकमात्र ऐसा स्टेट है जहाँ पे इतने ज़्यादा सन की रेज पड़ती, इतने ज़्यादा सन की रेज, इतनी ज़्यादा गर्मी होती है वहाँ पे, सन की रेज इतनी पड़ती हैं, अगर उसे सोलर पैनल बिछा के या सोलर एनर्जी को कन्वर्ट कर दिया जाए तो ऑल इंडिया का जो इलेक्ट्रिसिटी है उसको फुलफिल, सारे इंडियन के लोगों को इलेक्ट्रिसिटी के नीड्स को फुलफिल किया जा सकता है। इतना ज़्यादा वहाँ पे रिसोर्स है, कहाँ पे, राजस्थान में। तो ठीक है, वो पोटेंशियल है, बट हमारे पास उतना अभी क्षमता नहीं है, हमारे पास उतने रिसोर्सेज नहीं हैं कि हम उतने बड़े लार्ज स्केल पे डेवलपमेंट कर सकें और राजस्थान में पाए जाने वाले जो रिसोर्सेज हैं उसका एक्सप्लॉयटेशन या यूटिलाइजेशन अपने फेवर में कर सकें। फिर यहाँ पे एग्जांपल देखा वाइंड का, गुजरात। आप जानते हैं गुजरात इज अ कोस्टल स्टेट, कोस्टल है, वहाँ पे अरबियन सी का पूरा साइड लगता है और कटा छटा उसका तट है, आप ऐसे देखे होंगे साइड में है, ठीक है। तो वहाँ पे जो है ना, वहाँ पे इतनी ज़्यादा वाइंड लैंड से सी की ओर और सी से लैंड की ओर हवाएं इतनी तेज चलती हैं, अगर हम वहाँ पे टरबाइन लगा दें, मतलब वही पवन चक्की लगा दें, तो बहुत सारा हम बिजली क्या कर सकते हैं,
स्टोर कर सकते हैं और लोकल उस रीजन में रहने वाले लोगों के इलेक्ट्रिसिटी की नीड्स को फुलफिल कर सकते हैं। वो होते हैं पोटेंशियल रिसोर्सेज हैं, लेकिन अभी हम उनका यूटिलाइजेशन नहीं कर पा रहे हैं। जब हमारे पास कोई ऑप्शन नहीं बचेगा तो वही एक ऑप्शन होगा, हम उसका इस्तेमाल करेंगे। आई होप आपको अच्छे से ये समझ में आया होगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट हमारा जो है ऑन द बेसिस ऑफ डेवलपमेंट का सेकंड, ये है डेवलप्ड रिसोर्सेज। डेवलप्ड मतलब ऐसा रिसोर्स जिसका विकास हो चुका है, ऐसा रिसोर्स जो इंसान उसका अभी यूटिलाइजेशन कर रहा है, मतलब ऑन द वे है और प्रोसेस में है, वो लगा है, उसको बोलते हैं डेवलप्ड रिसोर्सेज। जैसे कोयला हो गए, क्रूड ऑयल हो गए, कच्चा तेल हो गए, एलपीजी हो गए, सीएनजी हो गए, हाइड्रोजन हो गए, ये सब क्या है? ये हमारे डेवलप्ड रिसोर्सेज है। इंसान इस पर अपना टेक्नोलॉजी का, स्किल्ड का इस्तेमाल करके अपने लिए इसको कंज्यूम के लिए और अपने यूटिलाइजेशन, अपने फायदे के लिए इसका इस्तेमाल कर रहा है। दैट्स वाई दे आर नोन एज अ डेवलप्ड रिसोर्सेज, आर रिसोर्सेज दैट हैव बीन सर्वेड एंड डिटरमाइंड फॉर यूटिलाइजेशन। ठीक है, उनका सर्वे हो चुका है, डिटरमाइंड कर लिया, उसका यूटिलाइजेशन किया जा रहा है। बोथ द क्वांटिटी, क्वालिटेटिव एंड क्वांटिटेटिव, मतलब उसका मात्रा कितना है, उसमें क्वालिटी कितनी, उसके गुण कितने हैं, उसके पास कितनी क्षमता है और वो कितने कारगर हैं, उसकी कीमत कितनी है, उसके बेसिस पे हम उसको डेवलप कर चुके हैं और आज उसका हम इस्तेमाल कर रहे हैं। डेवलपमेंट ऑफ रिसोर्सेज डिपेंड्स ऑन द टेक्नोलॉजी एंड लेवल ऑफ देयर फिजिबिलिटी, मतलब कोई भी रिसोर्स है, उस रिसोर्स को हम अपने अनुकूल, अपने नीड्स को तभी फुलफिल कर पाएंगे जब हम देखेंगे कि जो रिसोर्स है उसको यूटिलाइज करने के लिए, उसको एक्सप्लॉयट करने के लिए हमारे पास सफिशिएंट और उचित वे में एक फिजिबल तरीके से हमारे पास टेक्नोलॉजी है कि नहीं। जैसे मान लीजिए कोई ऐसा आप रिसोर्स की बात कर रहे हैं जो हमारे लिए मानते हैं वो बहुत बेहतर होने वाला है, बट हमारे पास कोई टेक्नोलॉजी नहीं है, हमारे पास वो चीज़ें नहीं हैं, तो वो रिसोर्स से कोई मतलब नहीं है। तो यहाँ पे वो रिसोर्स की बात कर रहा है जहाँ पे हम प्रॉपर टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करके, जो कि पॉसिबल है, उसका इस्तेमाल हम कर रहे हैं। व्हाट डज इट मीन? दैट मीन्स दैट या दोज रिसोर्सेज आर नोन एज ए डेवलप्ड रिसोर्सेज। आई होप इस कंसेप्ट को आप समझ पा रहे होंगे। तो ऑन द बेसिस ऑफ डेवलपमेंट देयर आर टू, अभी तो यहाँ पे दो है, दो और आगे भी हैं, तो यहाँ पे दो मैंने समझा है। पोटेंशियल रिसोर्सेज, जिसमें पोटेंशियल है बट अभी इंसान उसको यूटिलाइज नहीं कर पा रहा है। इन फ्यूचर इंसान उस पर कुछ वर्क करेंगे, उसको अपने फेवर में करेंगे और उसके यूटिलाइज करेंगे। नेक्स्ट है डेवलपमेंट रिसोर्सेज, ऐसा डेवलप्ड रिसोर्सेज जिसका इस्तेमाल अभी हो रहा है, हमारे पास उसे एक्सप्लॉयट करने के लिए, उसको अपने अनुकूल उसका प्रयोग करने के लिए, कंज्यूम करने के लिए हमारे पास सफिशिएंट फिजिबल टेक्नोलॉजी है और काफ़ी सही वे में है। दैट्स वाई इसे डेवलप्ड रिसोर्सेज बोलते हैं। नेक्स्ट आते हैं स्टॉक रिसोर्सेज। स्टॉक रिसोर्सेज मतलब स्टॉक नहीं बोलते हैं मेरे पास इतना स्टॉक है, उनके पास इतना स्टॉक, स्टॉक मतलब भंडार, बहुत सारा संग्रह, उसी को बोलते हैं स्टॉक। तो ऐसे रिसोर्सेज जो स्टॉक में रखे गए हैं या स्टॉक हैं, फ्यूचर में उनका भी हम एक्सप्लॉयटेशन करेंगे, यूटिलाइज करेंगे। हाँ, सब चीज़ उसको निकालने के लिए, उसको माइनिंग करने के लिए, एक्सकेवेशन करने के लिए हमारे पास सारी चीज़ें हैं। देख लेते हैं, एक बार पढ़ लेते हैं ताकि यस। स्टॉक refers to the materials in the environment which have the potential to satisfy human needs but human being do not have a appropriate technology to access these। एक ऐसा रिसोर्स जो हमारे नीड्स को फुलफिल कर सके, those resources which can fulfill our needs but we do not have the proper technology to एक्सक्वेट या टू यूटिलाइज दैट पर्टिकुलर रिसोर्स। ऐसे रिसोर्स जिसका हम हमारी ज़रूरतों को फुलफिल कर सकती है बट हमारे पास प्रॉपर टेक्नोलॉजी नहीं है। एग्जांपल के तौर पे मैं बात करूं, अगर कोई मेटल मिल जाए, अगर हमारे ज़मीन के अंदर, इस लैंड के अंदर कोई मेटल मिल जाए और हमको लगता है वो मेटल काफ़ी कॉस्टली है, ह्यूमन बींग्स के लिए एक रिवोल्यूशन आ जाएगा हमारी सोसाइटी में और हमारे वर्ल्ड में। बट जब उसको हम माइनिंग करने गए, टेक्नोलॉजी लगा के उसको निकालने गए, तो हमको अरबों खरबों रुपये, मिलियंस और बिलियंस पैसे लग गए, रुपए लग गए। ठीक है, मान लेते हैं टेक्नोलॉजी का डेवलपमेंट कर लिया, उससे मिलियंस बिलियंस पैसे लग गए। बट जैसे जो ही हम उस रिसोर्स को लाएं तो हमें क्या मालूम चला, वो जो रिसोर्स है उसकी कोई कीमत ही नहीं है, चीप है। तो इसका मतलब तो बकवास है। बट यहाँ पे वो सेंस नहीं है। समझाने के लिए आपको बताया हूँ, ऐसे रिसोर्सेज जो ह्यूमन बींग्स की नीड्स को फुलफिल कर ले बट हमारे पास अभी अप्रोप्रिएट टेक्नोलॉजी नहीं है जो उस रिसोर्स को अभी हम अपने अनुकूल बना सके। एग्जाम्पल यहाँ पे दिया है, यहाँ पे एग्जाम्पल दिया है, वाटर इज अ कंपाउंड ऑफ टू इनफ्लेमेबल गैसेस। आप जानते होंगे H2O, हाइड्रोजन के 2 और ऑक्सीजन के 1 मिलके बने हाइड्रोजन। आप जानते H2O जल, पानी या वाटर का फॉर्मूला है। बोल रहा है इसमें से हाइड्रोजन, आप जानते हैं हाइड्रोजन से चलने वाली कार है, हाइड्रोजन से चलने वाली ट्रेनें हैं। तो यानी आप जानते हैं हमारे अर्थ पे सबसे सफिशिएंट अमाउंट में कोई चीज़ है तो पानी है, वाटर है, जल है, H2O। आई थिंक 1/3, अगर
थर्ड, अगर 1/3 3 हिस्सा में से एक हिस्सा हमको लैंड है, बाकी 2 हिस्सा के आसपास क्या पूरा का पूरा वाटर ही है, मैक्सिमम वाटर है। तो उस वाटर में अगर उस वाटर में से H2O में से H को, हाइड्रोजन के निकाल लें, मतलब किसी भी टेक्नोलॉजी के माध्यम से उस हाइड्रोजन को निकाल के पॉसिबल हो जाए, निकाला जाए या निकाला जा सके, तो पूरे वर्ल्ड के लोगों के लिए एक क्रांति आ जाएगा, एक रिवोल्यूशन आ जाएगा। और जो अभी हम क्रूड ऑयल, कच्चा तेल का इस्तेमाल करके वैन चलाते हैं, 4 व्हीलर्स चलाते हैं, रेलवेज चलाते हैं, बुलेट ट्रेन चलाते हैं इलेक्ट्रिक को छोड़ के, तो उससे जितना पॉल्यूशन होता है ना, तो हाइड्रोजन से ना के बराबर पॉल्यूशन होता है, बट ना के बराबर पॉल्यूशन होता है। तो अगर हमारे पास उतना एप्रोप्रिएट टेक्नोलॉजी आ जाए जो H2O में से H को निकाल ले, तो भाई बल्ले बल्ले, मतलब रिवोल्यूशन आ जाएगा। बट ऐसा अभी पॉसिबल नहीं हुआ है। हाइड्रोजन से गाड़ियाँ चल रही हैं, वो अलग बनाया जाता है, अलग उसके इंडस्ट्रीज होते हैं, अलग वो बनता है। तो ऐसे टेक रिसोर्स को बोलते हैं स्टॉक रिसोर्सेज, ठीक है। ये बोल रहा है एग्जाम्पल के तौर पे H2O हो गया, which could be used as a rich resource of energy if we had the required technical know-how, hence it can be the considered as a stock। अगर इसे हम निकाल सकें, अगर हमारी नीड्स को फुलफिल कर सके, हमारे पास वो पेपरियर टेक्नोलॉजी है, रिक्वायर्ड टेक्नोलॉजी है, तब जाकर हम कहेंगे चलो भाई वो सही है, ठीक है, हमारे योग्य है, हमारे अनुकूल है। तो स्टॉक में अगर आ जाए लिखने को, तो ऐसे रिसोर्स जो तो हमारे ह्यूमन बींग्स की नीड्स को फुलफिल कर सके, बट हमारे पास अभी एप्रोप्रिएट टेक्नोलॉजी नहीं है कि हम उसे अपने अनुकूल बना सके, तो वैसे रिसोर्स को बोलते हैं स्टॉक रिसोर्सेज। आते हैं नेक्स्ट रिसोर्स, रिजर्व्स। रिजर्व मतलब होता है भंडार, संरक्षित करके रख लेना। जैसे फॉरेक्स का नाम सुनेंगे, फॉरेक्स, कोई बात नहीं सुनेंगे, आगे सुन लेंगे। फॉरेक्स ये होता है फॉरेन रिजर्व। प्रत्येक कंट्री के पास जो उसका सेंट्रल बैंक होता है, हमारे देश की सेंट्रल बैंक RBI है, तो प्रत्येक कंट्री के सेंट्रल बैंक के पास फॉरेक्स होता है। फॉरेक्स मतलब फॉरेन रिजर्व, विदेशी मुद्रा, फॉरेन करेंसी आती हैं तो RBI उसको रखता है। और जो भी हम इंपोर्ट करते हैं, जब भी किसी फॉरेन कंट्री से कोई सामान परचेज करते हैं, खरीदते हैं, इंपोर्ट करते हैं, तो हम उसको जो पेमेंट करते हैं वो फॉरेन करेंसी में करते हैं। एग्जाम्पल के तौर पे अमेरिका से हम अगर कोई सामान ला रहे हैं, लाइक हेल्थ सेक्टर का कोई सामान ला रहे हैं, तो अमेरिका को हमें करेंसी पेड करना है, उसे बोलते हैं फॉरेक्स, यानी फॉरेन रिजर्व। रिजर्व मतलब कितना हम बचा के रखे हैं, कितना हमारे पास स्टॉक है, मतलब रिजर्व संरक्षित करके जो आपातकालीन टाइम हो या कोई टाइम हो हमारा काम बन सके, ठीक है। तो उसी को बोला रिजर्व्स। रिजर्व्स आर द सब set of the stock which are yet to be put into the use with the help of existing technical know-how. This can be used for a meeting future requirements. Example में क्या लिखा है? River water can be used for the generating the hydroelectric power, but presently it is being utilized only to the limited extent. Thus, the water in the dam is a reserve which can be used in the future. Example में समझा दे रहा हूँ, काफ़ी इजी वे में। रिजर्व मतलब होता है संरक्षित, कौन कंट्री कितना संरक्षित करके रिसोर्सेज रख रहा है। देखिए आप लोग जितने लोग भी हैं, सबके घर देखिए धान होता होगा, गेहूं होता होगा, चावल आटा होता होगा। तो ये नहीं होता होगा जो आज खाना है तो आज ही खरीद के लाएंगे, नहीं, या खेत में से आया है तो उतना ही रखते हैं जो डेली खाएंगे, उतने भर के रख लेते हैं। गेहूं को पिसा के लाते हैं या धान को कुटा के लाते हैं, उतना ही रख लेते हैं। ऐसा नहीं करते हैं। हम क्या करते हैं, 20 kg 30 kg या 1 क्विंटल या 50 kg हम चावल और गेहूं को आटा पिसा के हम घर पे रखते हैं। क्यों? ताकि 10 दिन 20 दिन 30 दिन 1 मंथ के आसपास वो चल सके। बाकी स्टॉक जो होता है, बाकी जो रिजर्व होता है, गांव में जो बखार होता है देखे होंगे, बड़ा बड़ा बना होता है, या स्टॉक करके डेहरी टाइप होता है, वहाँ पे आप उसे रख सकते हैं। लोग रखते हैं, गाँव में देखे होंगे आप, आई होप सब कोई देखा होगा। तो वहाँ पे रखा जाता है। चलो ये खत्म हो जाएगा तो फिर उस स्टॉक में से, उस रिजर्व से लाएंगे और अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति करेंगे। ये इसलिए नहीं रखा गया होता है देखने के लिए, नहीं, देखने के लिए नहीं रखा गया होता है, सोचा जाता है बाहर इसलिए रखा जाता है ताकि फ्यूचर में, जब अभी जो मेरे घर में स्टॉक है, रिजर्व है, वो खत्म हो जाएगा, तो फ्यूचर में उस बखार से, उस डेयरी से, उस जगह से लाएंगे, फिर उसका हम अपने यूज़ में लाएंगे। तो होता है रिजर्व, संरक्षित करके। और प्रत्येक देश के पास रिजर्व कुछ ना कुछ हर चीज़ होता है, चाहे क्रूड ऑयल हो, चाहे हमारे फूड ग्रेन्स हो, या हमारे पास कोई भी रिसोर्स हो, हर गवर्नमेंट रखती है बचा के आपातकालीन इमरजेंसी वाले टाइम में, ठीक है। हर गवर्नमेंट और हर कंट्री के पास ऐसा होता है। तो वैसे रिसोर्स को बोलते हैं रिजर्व रिसोर्सेज। एग्जाम्पल के तौर पे यहाँ पे डैम के बारे में दिया है। मैं आपको बता रहा हूँ, पूरी दुनिया में नदी के मामले में अगर रिवर्स की बात करें, पूरे वर्ल्ड में रिवर्स में भारत वन ऑफ द रिचेस्ट है। सबसे ज़्यादा अगर नदी के मामले में कोई रिच कंट्री है तो है भारत है। भारत में इतने ज़्यादा लगभग 300 छोटी बड़ी यहाँ पे रिवर्स हैं, अप्रॉक्सीमेटली 300 छोटी बड़ी यहाँ पे रिवर्स हैं। अब देखिए आने वाले टाइम में, मैं गारंटी के साथ कह रहा हूँ, आने वाले टाइम में लोगों के पास जो क्रूड ऑयल हैं, क्रूड ऑयल पूरे के पूरे खत्म होने वाले हैं। यानी कच्चा तेल खत्म हो जाएगा,
नॉन रिन्यूएबल एनर्जी पूरे के पूरे खत्म हो जाएंगे, जो ट्रेडिशनल बोलते हैं परंपरागत एनर्जी वो पूरे के पूरे खत्म हो जाएंगे। तो आने वाले टाइम में 50, 100 या 200 ईयर्स लेटर में पूरे वर्ल्ड में एक वॉर होगा, युद्ध होगा। वो वॉर होगा रिसोर्स को लेके और एनर्जी को लेके। तो उस समय जिस कंट्री के पास जितना ज़्यादा रिवर होगा वो उतना बेनिफिट उसके पास होगा, उतने प्लस पॉइंट में रहेगा। कहेंगे सर कैसे? आज हमारे पास 300 छोटी बड़ी रिवर्स हैं, बट हमारी गवर्नमेंट के पास उतने पैसे नहीं है। हमारे पास टेक्नोलॉजी तो है बट हमारे पास उतने पैसे नहीं है। उस हर छोटी बड़ी नदी पे हम डैम बना के वहाँ पे हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी को पैदा करके पूरे रीजन में हम उसे पहुँचा सके। ठीक है, क्योंकि हमको जो नीड्स हैं वो हमको कोयले से मिल जा रहे हैं, कच्चे तेल से मिल जा रहे हैं, एलपीजी से मिल जा रहे हैं, सीएनजी से मिल जा रहे हैं। बट व्हाट अबाउट इन फ्यूचर? फ्यूचर में क्या होगा? जब पूरे वर्ल्ड रिसोर्स के लिए, एनर्जी के लिए जब फाइटिंग कर रहे होंगे, उस समय जब हमको रिसोर्स की और एनर्जी की आवश्यकता पड़ेगी, उस समय हम उस डैम के पीछे जाएंगे, जो जिसे हम रिजर्व करके भी रखे हैं। उस डैम को बनाएंगे, पानी को गिराएंगे, टरबाइन चलाएंगे, फिर हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी पैदा करेंगे। पूरे भारत में, पूरे रीजन में हम इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई कर पाएंगे। तो वो रिसोर्स हैं क्या? हो एक रिजर्व रिसोर्स है, आने वाले टाइम में हमारे लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। और मैं आपको बता दूँ, जब हमारा देश 1947 में आज़ाद हुआ था तो पंडित जवाहरलाल नेहरू, जो भारत के प्रथम प्राइम मिनिस्टर थे, पीटी नेहरू, पंडित जवाहरलाल नेहरू ने कहा था ये जो डैम है ना, आने वाले टाइम में भारत, आधुनिक भारत के मंदिर है, मतलब टेम्पल है। टेम्पल मतलब लोगों की एक उम्मीद की किरण है डैम, और आज हैं भी। हाँ, माना कि डैम के कुछ नुकसान होते हैं, लेकिन नुकसान से ज़्यादा फायदे होते हैं। नुकसान होते हैं ऑब्वियसली, हर रिसोर्स का और हर चीज़ का कुछ न कुछ डिसएडवांटेज और एडवांटेज होते हैं। तो आपको उम्मीद करते हैं आप यहाँ पे रिजर्व रिसोर्स को समझ गए होंगे। ठीक है, तो हमने क्या पढ़ा? ऑन द बेसिस ऑफ डेवलपमेंट फर्स्ट था हमारा। चलिए एक बार स्टॉक को मैं समझा दिया, रिजर्व को समझा दिया, पोटेंशियल को मैं समझा दिया और डेवलप्ड रिसोर्स को समझा दिया। और आगे चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड में। आप लेक्चर को रिपीट करके, रिवाइज करके आप देख सकते हैं। अगर अगेन मैं फिर वही बात को समझाऊंगा तो फिर वीडियो लंबा हो जाएगा, फिर प्रॉब्लम होगा। प्रॉब्लम्स क्रिएटेड बाय द इनडिस्क्रिमिनेट यूज ऑफ रिसोर्स बाय द मैन। चलिए अब यहाँ पे बात करते हैं। मैं फिर उस स्टेटमेंट को मैं यहाँ को आपको याद दिला दूँ, जो स्टेटमेंट मैं पिछले क्लास में आपको बोला था। यदि पिछला वाला वीडियो नहीं देखे हैं तो आप जाएं और वहाँ पे वीडियो को आप हमारे जाएगा, फर्स्ट वाले वीडियो, फर्स्ट सेकंड 2 पार्ट है, उसे देख सकते हैं। मैं बोला था गांधी जी का, हमारे बापू गांधी जी का एक स्टेटमेंट है। गांधी जी कहते थे, उनका स्टेटमेंट है, हमारी जो अर्थ है, अर्थ के पास इतने ज़्यादा रिसोर्स हैं, इतने ज़्यादा रिसोर्स हैं, अर्थ पूरी दुनिया के लोगों की नीड्स को पूरा कर सकती है। पूरा दुनिया, ऑल ओवर द वर्ल्ड के जितने भी ह्यूमन बींग्स हैं, सारे लोग के नीड्स को फुलफिल कर सकती है। बट एक इंडिविजुअल इंसान के ग्रीड को पूरा नहीं कर सकती है, मतलब लालच को पूरा नहीं कर सकती है। यानी एक इंसान इतना लालची होता है, किसी हद तक जा सकता है, और अगर सिर्फ उसको ज़रूरतें पूरी करनी है तो हमारी अर्थ उसके लिए कई बिलियंस ईयर तक, उसे पूरे लाइफ, उसको पूरे जितने भी उसके जनरेशन आने वाले हैं सबको चला देगा। ठीक है, तो अब यहाँ पे अब आपको समझ में आएगा मैं यहाँ पे क्या पढ़ाने वाला हूँ। तो यहाँ पे लिखा गया है, 1 मिनट, यहाँ पे क्या लिखा है? प्रॉब्लम्स क्रिएटेड बाय इनडिस्क्रिमिनेट यूज ऑफ द रिसोर्स बाय मैन। अब प्रॉब्लम्स कहाँ क्रिएट हुआ? मिला जुला के देखिए, बात करते हैं सिंपल से। कोई भी चीज़ आप एक्सट्रीम करेंगे, हद करेंगे, अत हो जाएगा तो नुकसान करेगा। खाना हो, वाटर हो, कोई भी चीज़ हो, ज़्यादा से ज़्यादा उसका अगर आप दोहन करेंगे तो नुकसान होगा। इंसानों ने क्या किया? इंसानों, ह्यूमन बींग्स आज जितना आगे आ गया है, 100 साल पहले इतना नहीं था। इनफैक्ट 50 साल पहले जाएंगे तो साइंस से, टेक्नोलॉजी सब के सब जीरो थे, एकदम नल थे, पूरे के पूरे खत्म थे। बट इस 50 to 60 डिकेड में, 50 से 60 साल में, 5 to 6 डिकेड में जितना चेंजेस देखने को मिले हैं साइंस एंड टेक के वर्ल्ड में, उतना कभी आज तक हुआ ही नहीं था। और आगे पता नहीं 20 साल में कितना भयंकर चेंज होने वाला है, यू कांट इमेजिन। तो बोल रहा है प्रॉब्लम्स तब कहाँ पैदा हुई? इस रिसोर्स को लेकर प्रॉब्लम्स कहाँ पैदा हुई? प्रॉब्लम्स जहाँ पैदा हुई जहाँ पे इनडिस्क्रिमिनेट वे में रिसोर्स का इस्तेमाल किया गया। एग्जाम्पल के तौर पे, अगर जितना रिसोर्स है, अगर इक्वली उस रिसोर्स का इस्तेमाल इक्वली किया गया होता, यानी किसी एक इंसान के ग्रिड और उसके नीड्स को फुलफिल न करके पूरे वर्ल्ड के नीड्स को भी ध्यान दिया गया होगा, ग्रिड को न देके, तो आज हम इसकी बात नहीं कर रहे होते। आज हम ग्लोबल वार्मिंग की बात नहीं कर रहे होते, आज हम पॉल्यूशन की बात नहीं कर रहे होते, आज हम कोरोना जैसे डिजीज़ की बात नहीं कर रहे होते, आज हम घातक फैटल जो कंटेजियस डिजीज़ है, आज हम उसकी बात नहीं कर रहे होते हैं। ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि जो हमारे रिसोर्स हैं उसको इनडिस्क्रिमिनेट वे में, यानी बहुत ही गलत तरीके से, बहुत ही भेदभाव तरीके से और बहुत ही मतलब असमान तरीके से उसका दोहन हुआ है। ठीक है, उसी का जो रिजल्ट है, उसी का जो आउटकम है, ह्यूमन बींग्स आज फेस कर रहा है। लॉट्स ऑफ डेंजरस डिजीज, छोटे छोटे बच्चे में खतरनाक घातक बीमारियां हो जाना, और हर मतलब 100 साल बाद, 50 साल बाद कोई खतरनाक पैंडेमिक आ जाना, उसके साथ साथ बहुत सारे लंग्स से रिलेटेड डिजीज़ हो जाना,
और तो आप किडनी से रिलेटेड बहुत सारी चीज़ें हो रही हैं। ये सारे के सारे रिसोर्स के इनडिस्क्रिमिनेट वे में दोहन करने से हुआ है। और उसके साथ साथ द मेन इंपॉर्टेंट थिंग इज़ दैट जस्ट वी आर लूजिंग लॉट्स ऑफ द क्रिएचर्स एंड फ्लोरा एंड फना। बहुत सारे पेड़ पौधे, वनस्पति, जीव जंतु और क्रिएचर्स को हम खोते जा रहे हैं डे बाई डे। क्यों? क्योंकि हम डेवलपमेंट की चाहत में, डेवलपमेंट की राह देखने के लिए, अपने आप को दुनिया में सिद्ध करने के लिए, वी आर द पावरफुल, वी आर द सुपर पावर दिखने के लिए हम बिना आगे पीछे देखे उस रिसोर्स का ज़्यादा इस्तेमाल कर ले रहे हैं। लेकिन उसके जो आउटकम्स आ रहे हैं काफ़ी भयानक आ रहे हैं, काफ़ी भयंकर आ रहे हैं और फैटल आ रहे हैं, वो खतरनाक होने वाला है। तो इसको मैं यहाँ पे अभी देख लेता हूँ, फिर देखते हैं। अभी बहुत सारा स्लाइड है इसमें। मेनी रिसोर्सेज गॉट डिप्लेटेड, एग्जाम्पल फॉरेस्ट। देखिए आज हमारे पास एल्युमिनियम है, स्टील है, उसके तमाम तरह की चीज़ें बनाई जाती हैं, लग्जरियस चीज़ें बनाई जाती है। बट आज से 100 साल पहले जितना भी डेवलपमेंट होता था, चाहे इंडस्ट्री हो, फैक्ट्री हो, कोई भी चीज़ बनता होता, सारे के सारे फॉरेस्ट पे डिपेंड होते थे। आज से 40-50 साल पहले चले जाएंगे तो जो भी फर्नीचर बनते थे ऑलमोस्ट 99.99% जो हमारे फर्नीचर होते थे फॉरेस्ट के ही होते थे। इनफैक्ट बिल्डिंग लोग बनाते तो उस बिल्डिंग में भी लकड़ी का ज़्यादा इस्तेमाल करते, वुड के। जब वुड का इस्तेमाल आप ज़्यादा करेंगे तो जाहिर सी बात है फॉरेस्ट को काटेंगे, डिफॉरेस्टेशन करेंगे, और उससे आप नुकसान क्या होगा आप जानते होंगे, बताने की जरूरत नहीं है, आगे हम पढ़ाएंगे। मेनी रिसोर्स गॉट डिप्लेटेड, बहुत सारे रिसोर्स खत्म हो गए हैं, पूरे के पूरे खत्म हो गए या खत्म के कगार पे हैं। रिसोर्सेज गॉट एक्यूमुलेटेड इन द हैंड्स ऑफ द फ्यू पीपल एंड द सोसाइटी इज डिवाइडेड इनटू द रिच एंड पुअर। अब देखिए यहाँ पे ये समझ में आता है, जो रिसोर्स है अगर इक्वली सारे लोगों को बटा होता ना तो कोई अमीर और गरीब नहीं होता। द प्रॉब्लम इज दैट, प्रॉब्लम सबसे बड़ी ये है, ये रिसोर्स है एक इंसान के हाथ में सीज होकर, एक इंसान के हाथ में है। मुट्ठी भर इंसान इस पूरे वर्ल्ड के रिसोर्स का दोहन कर रहे हैं और 99% लोग क्या कर रहे हैं, उस आउटकम का, मतलब जो आउटकम को भोग रहे हैं। नहीं, अगर सिंपली बात करें, हाल एक डाटा आया था, मुझे एग्जैक्ट अभी डाटा पूरा 100% नहीं याद है, बट मैं इतना जानता हूँ भारत के 90% प्रॉपर्टी, भारत का 90% प्रॉपर्टी 10% भारत के बिलियनियर के पास है। समझ रहे हैं? मतलब 90% लोग का जो संपत्ति सिर्फ 10% लोग लेके बैठे हैं, यानी वही 10% लोग ज़्यादा का ज़्यादा रिसोर्स का एक्सप्लॉयटेशन कर रहे हैं। उनकी जो मल्टीनेशनल कंपनियाज हैं, उनकी इंडस्ट्रीज़ हैं, उनकी फैक्ट्रीज़ हैं, और उसको भरपाई कौन कर रहा है, कंपनसेशन कौन कर रहा है, आप और हम जैसे इनोसेंट पीपल। और जो वो बच्चे जो उसमें खुद उनका कोई दोस्त नहीं है, वो भी आने वाले इस जब जनरेशन में उनका जब बर्थ हो रहा है तो वो भी भोग रहे हैं सब। तो क्यों? क्योंकि कुछ लोगों के फ्यू पीपल के हैंड में आ गया है ये रिसोर्स, तब जाके एक नया सिस्टम पैदा हुआ सोसाइटी में, एक नया एक लेवल और एक नया एक हायरार्की पैदा हुआ है, रिच एंड पुअर। समझ रहे हैं? बस रिसोर्स से आदमी रिच और पुअर होता है और कुछ नहीं होता है, ठीक है। और डे बाई डे देखने को आप कहीं मिलेगा, रिच डे बाई डे रिच होते जा रहा है और पुअर डे बाई डे पुअर होते जा रहा है। क्यों? क्योंकि उसके पास रिसोर्स नहीं है, जिसके पास रिसोर्स हैं उसका इस्तेमाल करके पैसा पे पैसे कमा रहा है। ग्लोबल वार्मिंग, यू ऑल नो, हमारी जो वैश्विक तापन, हमारी जो धरती है वो गर्म हो रही है, एवरेज टेम्परेचर उसका टेम्परेचर इंक्रीज हो रहा है। एंड ओजोन लेयर, आप जानते होंगे समताप मंडल, ओजोन लेयर पाया जाता है जो अल्ट्रावायलेट रेस को कुछ को एब्जॉर्ब करता है, कुछ को रिफ्लेक्ट करता है, जो हमारे लिए एक कंबल की तरह काम करता है और हमारे स्किन और तमाम तरह के फ्लोरा एंड फना और क्रिएचर्स को बचाता है, जो कि बहुत ही घातक होता है, उससे हमारी रक्षा करता है। तो ओजोन लेयर वो टूट रहा है, डिप्लीट हो रहा है, क्षरण हो रहा है उसका। एनवायरमेंटल डिग्रेडेशन, मतलब हमारे पर्यावरण में जितने भी बायोटिक फैक्टर पाए जाते हैं सब के सब डिग्रेड हो रहे हैं, सब के सब क्षय हो रहा है, उनका पतन हो रहा है, और सो ऑन, बहुत सारे प्रॉब्लम्स देखने को हमें मिल रहे हैं। सिर्फ किस लिए? सिर्फ इंसान ने जो रिसोर्स हैं उसको इनडिस्क्रिमिनेट वे में क्या किया है, दोहन किया है। तो ये यहाँ तक टॉपिक को मैं आज रहने देता हूँ, आगे पढ़ेंगे कल सस्टेनेबल डेवलपमेंट, बाकी नेक्स्ट बातें कल। अगेन मैं आपको बता दे रहा हूँ, वीडियो को अगर आपको अच्छा लगे तो मैक्सिमम से मैक्सिमम TSVC द साइंस विजन कोचिंग सेंटर को आप सब्सक्राइब करें और अपने फ्रेंड से बोले कि वो सब्सक्राइब कराएं या आप खुद करें, उनसे बोलें। और साथ साथ TSVC ऐप को आप प्ले स्टोर पे जाकर उसे आप डाउनलोड करें, एज ए स्टूडेंट लॉगिन करें, और सारे के सारे कोर्स जो भी हैं, अभी तो मैं आपको थोड़ा सा डिटेल में बता रहा हूँ, बट इसके बाद आपको 1 से 2 वीडियो में समराइज करके मैं सारा का सारा जो भी चैप्टर होगा SST का मैं कवर करा दूंगा, और आपको बोर्ड एग्जाम में 95% क्वेश्चन वहीं से डायरेक्टली आने वाले। अभी तो हम लोग का इंट्रोडक्शन चल रहा है, दैट्स वाई यू आर एबल टू गेट ऑल द कोर्सेज फ्रीली। अब 2 से 3-4 वीडियो आप फ्रीली पा जाएंगे। उसके बाद आपको TSVC ऐप पे ही आना है और उसी को इंस्टॉल करके एज ए स्टूडेंट लॉगिन करके पे करके आप सारे के सारे कोर्स को इंस्टॉल करके अवेल करके आप अपने तैयारी को और आगे और बेहतर कर सकते हैं। तो उम्मीद करते हैं आपको वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, अपने फ्रेंड के पास मैक्सिमम शेयर करें, सो दैट जल्दी से जल्दी हमारे सब्सक्राइबर्स बढ़े। ओके, बाय, थैंक यू एंड टेक केयर।